कर दिया। Hello friends, after a long time I shoot a video for you. Today our topic is energy resource, ऊर्जा के संसाधन। जैसा कि आप लोगों को पता है, एनर्जी रिसोर्स ऊर्जा के संसाधन यह संसार का सबसे बड़ा अभी मुद्दा बन के रह गया है। संसार के सभी लोग, सभी देश के लोग, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं सभी एनर्जी रिसोर्स के पीछे भाग रहे हैं और सब अपने देश में अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिसोर्स को स्टोर करना चाह रहे हैं। जिस देश के पास जितना एनर्जी रिसोर्स है वो देश उतना ही सब उतना पावरफुल माना जाता है। तो चलिए हम लोग एनर्जी रिसोर्स को स्टार्ट करते हैं, इसको समझ लेते हैं। एनर्जी रिसोर्स को समझने से पहले सबसे पहले एनर्जी को समझना होता है। एनर्जी मीन्स टू से ऊर्जा। एनर्जी को ऊर्जा कहा जाता है। अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। डेफिनेशन से ही क्लियर हो जा रहा है कि किसी भी काम को करने के लिए जो जिसका ज़रूरत पड़ता है, इसका ज़रूरत पड़ता है उसको एनर्जी कहा जाएगा। आफ्टर ऑल एनर्जी से हम लोग पूरी तरह से घिरे हुए हैं, ऊर्जा से। हमारे लाइफ के हर एक पल में एनर्जी का यूज़ होता रहता है, वो फिजिकली एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो या फिर किसी और तरह की एनर्जी हो। तो टोटल हम लोग एनर्जीज पे घिरे हुए हैं। एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि एनर्जी कैन नॉट बी जनरेट एंड नॉट बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी को ना तो जनरेट किया जा सकता है और ना तो इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, एक से रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाता है। अगर हम लोग देखते हैं मोमबत्ती को और कैंडल को लेते हैं तो सपोज़ मान लिया जाए यहाँ पे एक कैंडल है और इस कैंडल को जलाया जाए तो हम सभी को पता है कि इस कैंडल के अंदर है केमिकल एनर्जी। यह केमिकल एनर्जी जब जलता है, जब कंबक्शन होता है तो यह केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाता है हीट एनर्जी में एंड लाइट एनर्जी में। इस तरीके से देख लीजिए कि केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर चेंज हो जा रहा है हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में। उसी तरीके से दूसरे एनर्जी के सोर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल एक दूसरा इक्विपमेंट फ़ैन को लेते हैं, पंखा। गर्मी के दिनों में सभी घरों में यूज़ होता है पंखा। पंखा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। यह इलेक्ट्रिसिटी में जो एनर्जी है उसको यह मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, याद रखना है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। उसी तरीके से जो डायनमो होता है वो जस्ट इसका अपोजिट काम करता है। यह मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है, जैसे मैंने बताया कि एनर्जी को ना तो जनरेट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। इसी तरीके से हम लोग अभी जितना एनर्जी का सोर्स पढ़ेंगे वो सारा का सारा एनर्जी का सोर्स ऐसा ही पढ़ेंगे जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा। सिर्फ एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता है, ना तो इसको नष्ट किया जा सकता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर दिया। एनर्जी रिसोर्स को एक वीडियो में बता पाना बड़ा ही मुश्किल है, इसलिए मैं इस पर 2 वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है मे भी 3 वीडियो बन सके। तो इस वीडियो को हम लोग इसका पार्ट 1 मानते हैं। एनर्जी रिसोर्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो एनर्जी बता दिया आप लोगों को। एनर्जी ना तो जनरेट किया जा सकता है, ना तो एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और ये भी याद रखना है कि एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये एनर्जी जो वर्ड है या एनर्जी वर्ड आखिर इतना हमेशा कंट्रोवर्सी में क्यों रहता है। इसका सिंपल सा रीज़न है कि हमें कुछ भी करना होगा तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ यू हैव टू रन, देन यू नीड फिजिकल एनर्जी। जो आपके बॉडी में जो मसल्स हैं उसमें जो एनर्जी है उसका यूज़ करके आप दौड़ सकते हैं, आप उसका यूज़ करके पढ़ाई कर सकते हैं, आप उसका यूज़ करके सिंगिंग कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं। डांसिंग के लिए भी आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब हम छोटे लेवल पे बता रहे हैं। ये सिर्फ हमारा जो बॉडी का जो मस्कुलर एनर्जी है उसका यूज़ करके किया जा सकता है। इसके अलावा और भी है एनर्जी के कई सोर्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्री होता है। इंडस्ट्री पूरा का पूरा तुम्हारा डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर। जितना एनर्जी रिसोर्स होगा इंडस्ट्री उतना ही आगे बढ़ेगा। इसके अलावा जितना भी वॉर जोन होता है, जितना भी युद्ध होता है, ये बैटल होता है, इन सब के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जितना भी रिसर्च होता है
और ख़ास करके जो स्पेस रिसर्च होता है या फिर स्पेस में किसी सैटेलाइट को या फिर किसी रॉकेट को जब इंजेक्ट करना होता है तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा एनर्जी की खपत होती है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स जो होता है, यानी कि हमारा जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, फॉर एग्जांपल इसमें आ जाता है बस, कार, बाइक, एनीथिंग विच इज यूज्ड बाय एज अ ट्रांसपोर्ट के लिए आप जो भी यूज़ करते हैं इन सब में भी एनर्जी की ज़रूरत है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके आगे बढ़ते हैं तो जब हम किसी देश से अपने देश में जब किसी वस्तु का एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये दोनों ये दोनों सी वेज से होता है, समुद्र के रास्ते से होता है, जहाँ पे बड़े बड़े क्रूज शिप होते हैं जिनसे माल को लाया जाता है और ले जाया जाता है। इसमें भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, अपने देश के अंदर भी अगर एक देश के एक कोने से दूसरे कोने तक कुछ ले जाना है, फॉर एग्जांपल यह एक देश, हमारा देश इंडिया है और यहाँ पे किसी वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, यहाँ पे कुछ बनाया जा रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ़ोन बनाया जा रहा है जो हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं। अब इस फ़ोन को यहाँ से ले जा करके इस देश के दूसरे कोनों तक बेचना है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए हम लोग किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, या तो वो एयरवेज होगा या तो रोडवेज होगा या तो फिर इसको हम लोग बाई ट्रेन ले जाएंगे। तो इन सब में अगर एयरवेज से ले जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं एरोप्लेन का। तो एरोप्लेन को भी चलने के लिए एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी का तो एरोप्लेन उड़ेगा नहीं। उसी तरीके से रोडवेज से जाते हैं, आफ्टर ऑल ट्रक का यूज़ करते हैं तो ट्रक को भी डीजल चाहिए या पेट्रोल चाहिए, तो ये डीजल पेट्रोल भी एनर्जी का एक रूप ही है। अगर इसको ट्रेन से भी ले जाते हैं तो ट्रेन को भी डीजल चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और वहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि एनर्जी का यूज़ करके ही वो अपने देश में एक जगह से दूसरी जगह तक जाया जा सकता है। यह है एनर्जी का थोड़ा सा डिफिनेशन, ये एनर्जी कहाँ कहाँ यूज होता है। इसके जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो अब हम लोग को मिलता है कि आखिर ऐसा क्या होगा जब पूरी तरह से एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। तो जब पूरी तरह से एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो उसको हम लोग कहेंगे ऊर्जा संकट। उस दौर को ऊर्जा संकट कहा जाएगा जब पूरी तरह से एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। जब पूरी तरह से एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो हमारा बहुत सारा काम जो अभी हम आसानी से कर पाते हैं वो सब का सब पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैवलिंग पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगा। अगर अभी हमको यहाँ से लंदन जाना है हम बाई प्लेन जा सकते हैं, लेकिन जब प्लेन का फ्यूल ही नहीं रहेगा तो प्लेन नहीं चलेगा, तो ट्रैवलिंग पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे जो इंडस्ट्री है हमारा है, ये इंडस्ट्री पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगा। इसके अलावा जो रिसर्च चल रहा है वो रिसर्च भी पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगा। तो एनर्जी ना होने पर कई तरह का प्रॉब्लम हम लोग के सामने क्रिएट होगा और हम लोगों को फेस करना होगा। इसी एनर्जी संकट से बचने के लिए अभी के वैज्ञानिक ऐसे एनर्जी के नए नए ओपिनियन ढूंढ रहे हैं, कोई ऑप्शनल एनर्जी ढूंढ रहे हैं जो कभी ना ख़त्म हो सके या फिर कोई लॉन्ग लास्टिंग हो, काफ़ी टाइम तक चल सके। अब आई होप आप इतना समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आफ्टर दिस अब हम लोग एनर्जी को और अच्छे से समझते हैं। एनर्जी को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसको दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है। एक हो जाएगा रिन्यूएबल और दूसरा हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल। हिंदी में कहें तो यह हो जाएगा नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या होता है? नवीकरणीय एनर्जी सोर्स के अंदर आ जाता है हमारा जितना भी फॉसिल फ्यूल है, और फॉसिल फ्यूल के अंदर आ जाता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल, कोयला, एलपीजी, सीएनजी एक्सेट्रा। ये अनवीकरणीय सोर्स हैं, यानी कि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं, और एक बार यह अगर पृथ्वी से समाप्त हो गए तो फिर इनके बनने में करोड़ों साल का टाइम लगेगा। वो किसी और वीडियो में बताऊंगे इसके बनने का प्रोसेस क्या है। फिर याद रखना है कि इनका जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि हमारे अर्थ पे बहुत सारा पेट्रोल है जिसका हम यूज़ करते रहें लाइफ टाइम, वो ख़त्म नहीं होगा। हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल का जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, मतलब सीमित मात्रा में है। इसको कुछ ना कुछ दिन के बाद ख़त्म होना ही है। और ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले 20 से 25 साल में पृथ्वी पर से पूरा का पूरा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम से जो भी मिलता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। कोल भी, कोयला भी उसी तरह से ख़त्म हो जाएगा। एलपीजी भी ख़त्म हो जाएगा। तब क्या होगा? तब ऐसे स्थिति से बचने के लिए
और हम लोग अपने जिस तरह से जिस वे में दुनिया आगे बढ़ रही है उस वे को आगे चलाने के लिए हम लोग एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्स को खोजते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाएगा नवीकरणीय एनर्जी सोर्स, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का लिस्ट बहुत लंबा चौड़ा है। इसमें अगर देखते हैं हम लोग तो नवीकरणीय में आ जाता है आपका सोलर एनर्जी, जिसको सौर ऊर्जा कहा जाता है, विंड एनर्जी जिसको पवन ऊर्जा कहा जाएगा, ओशियन एनर्जी महासागरीय ऊर्जा इसको कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी जिसको नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, इस तरीके से और भी है। और जैसे हो जाता है अर्थ सरफेस एनर्जी जिसको भूतापीय ऊष्मा कहते हैं, ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। इन एनर्जी रिसोर्सों को यूज़ करके हम लोग कुछ ऐसे एनर्जी के रिसोर्स खोज सकते हैं जो काफ़ी समय तक चलेंगे और इनसे पोल्यूशन भी नहीं होता है। आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे एंड सच में ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर गुड फ्यूल्स, या यू कैन ऑल्सो से दैट व्हाट आर आइडियल फ्यूल्स, आइडियल फ्यूल किसको कहा जाता है, एंड फिर एनर्जी के नए नए रिसोर्स के बारे में देखा जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यह जो एनर्जी रिसोर्स का टॉपिक है यह क्लास 7 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा से पूरा देखें ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। इसका जल्दी मैं पार्ट 2 भी रिलीज़ करूँगा। थैंक यू वेरी मच।